हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा नीट का जो प्रीवियस ईयर सेशन चला हुआ है, आज उसकी थर्ड क्लास है। आज हम 45 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 45 से आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है बताइएगा जल्दी से। AIPMT 1993 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप। तो क्या आंसर होगा? ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ठीक है, आपको ग्लाइकोजन के बारे में बताना है। तो क्या ये ग्लैक्टोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का या सुक्रोज का? कौन से मोनोमर यूनिट मिलके ये बनेगा ग्लाइकोजन? तो कौन से होंगे इसके अंदर? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन के अंदर कौन सी मोनोमर यूनिट होंगी? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को क्या करते हैं फिर? यही क्या करती है ब्लड के अंदर? ग्लूकोज को मेंटेन करती है। ग्लाइकोजन ही एक ऐसा केमिकल है या प्रोडक्ट मान लो आप, वो है जो ग्लूकोज को मेंटेन करवाता है। और यदि इंसुलिन बॉडी के अंदर हाई अमाउंट में है तो क्या बनाएगा फिर? ये ग्लाइकोजन बनाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट होगी ब्लड के अंदर, तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर फंक्शन कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंजाइम, vitamin and hormone can be classified into a single category of biological chemical. एंजाइम, विटामिन और हार्मोन क्या है? ये क्लासिफाई किए गए हैं एक सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्या है? ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? क्या है ये? क्या है ये बताना हमें। तो क्या आंसर देंगे आप इसका? हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, या फिर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एट प्रेजेंट, या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, या फिर ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है। बताइए क्या है ये? ऑक्सीडेटिव तो नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में नहीं आते हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन भी नहीं होंगे, तो क्या होगा ये होगा हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। किसके अंदर हेल्प करेंगे ये? मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो रेगुलेटिव मेटाबॉलिज्म है हमारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया था? AIPMT 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं हम। सेल्यूलोज, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, इज मेड अप ऑफ। जो सेल्यूलोज है वो किससे बनती है और ये क्या काम करती है? कि कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट सेल वॉल का, और किससे बनेगी? बताइए जल्दी से जल्दी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज, स्ट्रेट चेन एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। क्या इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड है बीटा 1,4 से, और जो स्ट्रेट चेन है वो 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक है, या फिर ये अनब्रांच होती है चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर ये ब्रांच चेन होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग, या फिर अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ब्रांच तो ये नहीं होगी, ब्रांच ये नहीं होगी। जहां जहां ब्रांच दिया है उसको हम काट देंगे। बचे हमारे पास अनब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4, यहां पे अल्फा नहीं आएगा, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा बीटा। तो आंसर क्या हुआ हमारा? अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे
तो यहाँ पे नीचे OH है तो क्या होगा, ये अल्फा फॉर्म होगी, और ऊपर OH है तो क्या होगा, बीटा फॉर्म होगी। क्या होगा, बीटा फॉर्म होगी। और आगे की जो शुगर होगी उसका फोर्थ कार्बन यूज होगा, यहां से फोर्थ कार्बन इस OH के साथ बाइंड करेगा और वाटर को क्या करवा देगा, यहां से रिलीज करवा देगा। और कौन सा बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, और ये नेक्स्ट जो ग्लूकोज है इसके फोर्थ कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, और ये दोनों क्या करेंगे, फिर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ बाउंड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की वो कौन सी होगी, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सी होगी। क्या पेंटोज शुगर बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, नहीं होगा। क्या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का काम ही नहीं है, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, जैसे ATCG, ये क्या करते हैं, यदि डबल हेलिक्स है तो G के साथ C आएगा, A के साथ T आएगा, C के साथ G आएगा, A आएगा, ऐसे सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, तो आंसर क्या हुआ हमारा, डी। आंसर क्या हुआ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें यह बताना हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। यूरेसिल इज ए पिरामिडिन, क्या यूरेसिल एक पिरामिडिन है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्यूरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं। प्यूरिन में क्या होगा हमारे पास A एंड G, और पिरामिडिन में क्या होगा T एंड C। तो क्या ये पिरामिडिन है या फिर ये ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ग्लाइसिन इज ए सल्फर, क्या ग्लाइसिन के पास सल्फर ग्रुप होता है, या फिर सुक्रोज इज ए डाइसैकराइड, या फिर सुक्रोज डाइसैकराइड होता है, या सेलुलोज इज ए पॉलीसैकराइड। तो हमने बताना क्या है, हमने बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी, यूरासिल इज ए पिरामिडिन, क्या ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों, क्योंकि टी की जगह पे यू को रिप्लेस किया जा सकता है, और पिरामिडिन के अंदर टी आता है तो यू भी कहां पे आएगा, पिरामिडिन के अंदर आएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे सुक्रोज इज ए डाइसैकराइड, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज। आगे सेलुलोज इज ए पॉलीसैकराइड, बिल्कुल ठीक है, सेलुलोज भी पॉलीसैकराइड होता है, सुक्रोज डाइसैकराइड होता है, और यूरेसिल पिरामिडिन होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। हमने देखना क्या इसके अंदर, देखना ये है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी, ग्लाइसिन के पास कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होता, ग्लाइसिन तो सबसे कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाए हम, तो क्या होगा इसके अंदर, ये तो एक कायरल कंपाउंड है, दोनों साइड क्या जुड़े हैं, इसके हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी है, तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल। मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल कौन सा होगा सेल के अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी। कौन डाइवर्स कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्या लिपिड कर सकते हैं, मिनरल साल्ट है, प्रोटीन्स हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कौन सा होगा इसके अंदर, आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन डाइवर्स कर सकता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल है सेल के अंदर। प्रोटीन कहीं भी जा सकता है, किसी भी सिग्नल को लेके जा सकता है, तो ये
एक सेल में इधर उधर घूमता रहता या एक सेल से बाहर जाके भी कोई सिग्नल प्रोवाइड करता, तो ये मोस्ट डाइवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन, ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा होगा, बताइए जल्दी से जल्दी। नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्या बताएगा हमें, लाइसोजाइम, राइबोजाइम, लाइगेज या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, कौन सा आंसर होगा इसका। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा होता है, लाइसोजाइम तो नहीं होता, लाइगेज नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज भी नहीं होगा, इसके अंदर भी प्रोटीन्स पार्ट होते हैं। तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है, राइबोजाइम। आप एनसीईआरटी में भी देखते हो इसको अलग से, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, बी। आगे चलते हैं हम, क्या क्वेश्चन आगे, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज ए, यूरिडीन प्रेजेंट है केवल आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी सही होगी। यूरिडीन क्या एक न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है या प्यूरिन है या पिरामिडिन है, बताइए जल्दी से जल्दी। 9th का आंसर दे दीजिए, न्यूक्लियोसाइड। क्यों, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, और न्यूक्लियोसाइड उसी को हम बोलेंगे जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, प्यूरिन पिरामिडिन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ओनली आरएनए की बात की गई है। तो क्या है ये, एक न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये अकेला है तभी तो इसको क्या बोल दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए, कौन सा प्यूरिन बेस पाया जाता है आरएनए के अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा होगा। विच प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए, प्यूरिन दोबारा से देख लीजिए, प्यूरिन और पिरामिडिन, पिरामिडिन AGCT। ठीक है, आरएनए की बात कही है तो यहाँ पे यूरेसिल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आरएनए के अंदर प्यूरिन के अंदर क्या क्या है, एडेनिन है और गुआनिन है। क्या इसके अंदर एडेनिन कहीं पे दिया है, एडेनिन तो नहीं है, मतलब कि थाइमिन भी नहीं होगा, यूरेसिल भी नहीं होगा, ये दोनों कहाँ पे हैं, पिरामिडिन में है। साइटोसिन भी कहाँ पे होगा, साइटोसिन भी कहाँ पे होगा, पिरामिडिन के अंदर होगा। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, पिरामिडिन के। प्यूरिन कौन है, गुआनिन, और इसके साथ साथ यदि आंसर में होता तो एडेनिन भी हो सकता था। तो ये दोनों क्या है, प्यूरिन है, दोनों क्या है, ये प्यूरिन होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी, गुआनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल एमिनो एसिड इज, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा होगा, बताइए जल्दी से जल्दी। जो हमें जरूरी है, बाहर से लेना पड़ेगा, उसको हम एसेंशियल बोलते हैं। जो हमें डाइट के थ्रू मिलता है, कौन सा होगा एमिनो एसिड, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या फिर सीरिन। तो कौन सा होगा, फिनाइलएलानिन ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the 4 elements that make up 99% of all elements found in all living system are, जो 99% all element है वो लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। कल हमने बताया था 6 एलिमेंट के बारे में जो क्या कर रहे थे, 90% कैरी कर रहे थे सेल को, तो वो 6 थे। आज हमसे ये 4 दिए गए हैं, तो इन 4 में से आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। और जो 99% यूज में आते हैं सेल के, तो क्या होगा, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फेट होगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फेट होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन होगा, या फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर होगा, बताइए जल्दी से। तो क्या आंसर होगा इसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फॉस्फेट, यही 4 एसेंशियल या फिर एलिमेंट हैं जो 99% होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, इन्हीं से बनती है पूरी की पूरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3-dimensional folding of most protein,
थ्री डायमेंशनल प्रोटीन बतानी है किस बॉन्ड से बनी होती है, कौन सा बॉन्ड होगा थ्री डायमेंशनल के अंदर, थ्री डायमेंशनल के अंदर बताइए जल्दी से जल्दी। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, अकेले हाइड्रोजन के बस की बात नहीं है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा नहीं, हाइड्रोफोबिक होगा नहीं, तो कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर, एस्टर बॉन्ड क्या करेगा, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग करेगा मोस्ट प्रोटीन में, ठीक है, वही स्टेबलाइज करेगा उसको, ठीक है, तो एस्टर बॉन्ड होगा वो फॉर्मेशन कर देगा इसकी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लियोटाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, हर एक न्यूक्लियोटाइड कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड किसके द्वारा फॉर्म्ड होंगे, ये बताइए जल्दी से जल्दी, कौन कौन से ग्रुप जुड़े होंगे। आपको ये डीएनए दे दिया एक, या फिर एक शुगर दे दी, ऐसा मान लो एक शुगर है, इसके साथ जुड़ा है एक बेस और इसके साथ जुड़ा है यहां पे एक, क्या जुड़ा होगा, ये फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, और ये जाके आगे जुड़ेगा थर्ड कार्बन के साथ, और यहां पे क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस बात के बारे में पूछा गया हमसे सिर्फ, मोस्ट कंपोसाइट कौन सा न्यूक्लियोटाइड, जहां पे न्यूक्लियोटाइड की बात आएगी वहां पे क्या क्या बातें होंगी, बेस भी होगा वहां पे शुगर भी होगी, और वहां पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। तो क्या आंसर होगा हमारा, ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय द, कैसे कंपेयर करेंगे कैटालिटिक एफिशिएंसी, दो अलग अलग एंजाइम कैन बी कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे आप इसको, 15 का आंसर दे दीजिए जल्दी से जल्दी, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इनको कंपेयर करेगी, किसके द्वारा कंपेयर्ड होंगे, किसके द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे ये चीजें। क्या फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता इनके बारे में। पीएच ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू पे एंजाइम काम कर लेगा, लेकिन डिफरेंट कैसे होगा, वो तो सबके लिए एक समान होगी। केएम वैल्यू या फिर मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द एंजाइम, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होंगे। इन दोनों में से मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के साइज के हिसाब से काम नहीं करेंगे डिफरेंशिएट। केएम वैल्यू यानी कि सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या करेगी, सबस्ट्रेट की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, ठीक है। केएम वैल्यू यदि ग्राफ में ऐसे दिया गया है, मान लो यहाँ पे केएम वैल्यू है, और यदि कोई इनहिबिटर आके इसको इनहिबिट करता है तो क्या होगा, इसकी केएम वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा, यही चीजें हमने देखनी है। तो केएम वैल्यू ही डिफरेंशिएट करेगी अलग अलग एंजाइम को। मान लो कोई एंजाइम आया और इसकी एक्टिविटी बढ़ा दी तो इसने केएम वैल्यू को भी घटा दिया होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। नीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, तो कौन सी होगी इसके अंदर जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। कंपिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपिटिटिव इनहिबिटर कोई इफेक्ट नहीं डालता कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना है या टूटा है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द कंपिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या है, केएम वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेगा, ना ही वो कोई सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। कंपटीशन में तो क्या होता है, इनहिबिटर होगा और एक क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, एक इनहिबिटर होगा और एक सबस्ट्रेट होगा, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर एक ही होती है, या तो इनहिबिटर बाइंड करे या फिर सबस्ट्रेट बाइंड करे। यदि पहले सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉर्म्ड होगा, और यदि इनहिबिटर ने आके इस साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है
तो क्या करेगा फिर यहां से ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा। सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दिया तो फिर आगे क्या करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होने देगा, और रिएक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही बात है। रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डिक्रीज ऑफ केएम वैल्यू। केएम वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता एंजाइम में, क्या होता है वी मैक्स के ऊपर इफेक्ट डालती है ये, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, जैसे यहाँ पे और ऐसे। यदि एक वी मैक्सिमम वैल्यू है तो ये केएम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, केएम एज इट इज रहेगा और वी मैक्स को घटा देगा। कंपटीशन में वी मैक्स को घटा देगा, केएम के ऊपर कोई डिक्रीज इंक्रीज का फंक्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, डीएनए के अंदर कौन सी कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट है, कौन कौन सी रिपीटिंग यूनिट होगी, बताइए जल्दी से जल्दी। क्या राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड होगा या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रिपीटिंग यूनिट की बात की गई है तो कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, टाइड क्यों बोला, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है शुगर। ठीक है, और रिपीटिंग में आएंगे तो रिपीटिंग में चलते रहेंगे, एक बेस जुड़ेगा उससे आगे जुड़ेंगे उससे आगे जुड़ेंगे तो जुड़ते जुड़ते एक लंबी चेन की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। कौन सी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द वर्ल्ड, एनिमल के अंदर बतानी है, कौन सी होगी। क्या ट्रिप्सिन होगी, हीमोग्लोबिन होगी, कोलेजन होगी या इंसुलिन होगी, बताइए 18 का आंसर क्या होगा। ट्राइप्सिन तो नहीं होगी, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी इसके अंदर, कोलेजन, कोलेजन फाइबर। ये क्या करती है प्रोटीन, ये क्या फॉर्मेशन करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन करती है, मैकेनिकल फंक्शन करती है, स्ट्रेट मसल करती है, बहुत सारे इसके काम है कोलेजन के। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट जब हम चलते हैं, विच इज नॉट कंस्टिट्यूएंट या कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नॉट कंसिस्टेंट, नोट पूछा गया है, ये ध्यान में रखना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कौन सा कंसिस्टेंट डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर होगा नहीं। डबल हेलिकल की बात की गई है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख लो, यहाँ पे सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ए और टी के अंदर डबल बॉन्ड, सी और जी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीज ऑन हीटिंग, डेंसिटी क्या होगी डीएनए की, डिक्रीज होगी जब हीट होगी उसके अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों ठीक है, तो बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकती, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑटोमेटिक निकल के आ गया, चाहे हमें ये पता हो चाहे ना भी पता हो, तो आंसर क्या हो सकता है, ये यहाँ पे होगा। a प्लस टी सी प्लस जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, और रॉन्ग स्टेटमेंट भी यही है, क्योंकि a और t c और g क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, विच इज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी, बताइए जल्दी से जल्दी। रॉन्ग स्टेटमेंट, डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड इन सम वायरसेस, हो सकता है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो, आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड ओकेजनली, हो सकता है ओकेजनली, हमें बतानी है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉन इन बी डीएनए, क्या 45 एंगस्ट्रॉन होता है, नहीं, यहाँ पे क्या होगा 34 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है, 34 होगा, तो 1 टन ऑफ जेड डीएनए हैज 12 बेसिस, तो इसके अंदर 12 बेसिस होंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा
थर्ड, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या दिया गया 45 एंगस्ट्रॉम दे दिया बीडीएनए के अंदर, लेकिन बीडीएनए के अंदर 45 नहीं होगा। एक हेलिक्स के अंदर क्या होगा 34 एंगस्ट्रॉम होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं 21 के ऊपर। तो 21 क्या कहता है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, थाइमिन किससे रिप्लेस्ड होगा बताइए, थाइमिन किससे रिप्लेस्ड होगा। और इससे भी पहले एक बार आप ये बताइए कि ये प्यूरिन है कि पिरामिडिन है, प्यूरिन है कि पिरामिडिन है, कौन सा होगा ये, प्यूरिन होगा या पिरामिडिन होगा। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, ए जी सी और टी, तो टी क्या होगा पिरामिडिन होगा। और रिप्लेस किससे होगा, ये रिप्लेस होगा यूरेसिल से। और यूरेसिल किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर होगा, आरएनए के अंदर पाया जाएगा। तो किससे रिप्लेस होगा, यूरेसिल से। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 22 क्वेश्चन। तो 22 के अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा होगा इसके अंदर। नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूट 4 1 2 3 कौन सा होगा इसके अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका तो आंसर है हमारे पास इंसुलिन ग्लूट 4 से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड की जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज उसको क्या करता है, डिक्रीज करवाने का काम करता है। क्योंकि डायबिटीज किससे होती है, ग्लूकोज की हाई अमाउंट हो जाए ब्लड के अंदर तभी तो डायबिटीज होगी। और डायबिटीज को कम करने में कौन हेल्प करेगा, इंसुलिन काम करेगा। ठीक है, ग्लूट 1 का काम क्या है, ग्लूट 1 भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज और गलैक्टोज किस किस को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज, गलैक्टोज, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, और भी कोई हो सकता है क्या इसके अंदर, मैनोज हो गया, जैसे कि ग्लूकोजामाइन हो गया, बहुत सारे हैं इसके अंदर, मैनोज, ग्लूकोजामाइन। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ग्लूट 1 के द्वारा क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यदि बात करें ग्लूट 2 की, तो ग्लूट 2 भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है। ग्लूट 2 भी ट्रांसपोर्ट को करता है, जैसे कि डाइटरी शुगर होगी हमारी, ग्लूकोज फ्रक्टोज वही होगी। तो ग्लूकोज ग्लूट 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डाइटरी शुगर होगी, डाइटरी शुगर होगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सबको क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, और यदि बात करें ग्लूट 3 की, तो ग्लूट 3 क्या करता है, कंट्रोल द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द न्यूरॉन, क्या करता है, ये न्यूरॉन के ऊपर काम करता है। ग्लूट 3 की बात करें तो क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा न्यूरॉन की ग्लूकोज को, ग्लूट 3। यदि ग्लूट 4 है तो इंसुलिन रेगुलेट करेगा उसी को। और यदि बात करें ग्लूट 5 भी होता है, एक ग्लूट 5 भी होता है, तो वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फ्रक्टोज को एब्जॉर्प्शन ऑफ, या फिर एब्जॉर्प्शन बाय मूविंग द शुगर डाउन एंड केमिकल ग्रेडियंट, क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर केमिकल ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, और एक और होता है, ये काम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर इसका फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, क्लोन बनाने में हेल्प करेगा। जब हम क्लोन बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्प करेगा। और क्लोन किस किस के अंदर, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी हो सकता है, ह्यूमन के अंदर भी हो सकता है, रैबिट के अंदर भी हो सकता है, रेट के अंदर भी हो सकता है। ये तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में हेल्प करेंगे ग्लूट 4 की, सॉरी ग्लूट 5 की। और यदि बात करें ग्लूट 6 की, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस मॉड्यूलेटर है, इन्फ्लामेशन मैक्रोफेज, क्या करेगा, ये
मैक्रोफेज, यानी मैक्रोफेज कहां पे होते हैं? हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर होते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ग्लूट 6 क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन मैक्रोफेज, इन्फ्लामेशन मैक्रोफेज के अंदर ये क्या करवाएंगे? फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। एंड डज नॉट अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये कोई ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेगा और ये किसी के ऊपर फंक्शन नहीं करेगा, और ये लाइसोसोमल मेटाबोलाइज होता है, लाइसोसोमल मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, और आंसर क्या होगा हमारा इंसुलिन का? तो 1/4, ठीक है, 4th होगा। GLUT4 क्या करेगा? इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। आगे क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज, सेल्यूलोज किसका बना है? मेजर कंपोनेंट सेल वॉल किसका होगा? हमारे पास 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा? क्या सुडोमोनाज, सैक्रोमाइसिस, फाइटियम और जेंथो हॉर्मोन्स? कौन सा होगा? सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, तो किसकी सेल वॉल होगी? फाइटियम की। किसकी होगी? फाइटियम की। नेक्स्ट है हमारा, लिपिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, लिपिड क्या है? इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर, लिपिड मॉलिक्यूल का कैसा नेचर होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या ज्विट्रायन होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका तो पता है, यदि इनसोल्यूबल है तो हाइड्रोफोबिक ही होगा। फिलिक होगा तो क्या होगा? फिर वाटर का अट्रैक्ट करेगा, वाटर के साथ घुलनशील हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के ऊपर कोई वो नहीं होता, ना ही वो सोल्यूबल होता ना इनसोल्यूबल, जहां जैसे मिलाओगे वहीं पे मिल जाएगा। ज्विट्रायन का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट या फिर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, कम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होगा? ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था, तो क्या होगा इसका? मेलोनेट। क्या होगा? मेलोनेट। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन है वो क्या होगा? 26 का जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, यही पूछा गया हमसे, तो क्या होगा? ये सी आंसर होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है ये मैक्रो, बड़ा मॉलिक्यूल काइटिन, ठीक है। Which of the following have carbohydrate as prosthetic group? कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है? 27 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा? इनमें से बताना है आपको, तो कौन होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक ग्लिसरॉल और उसके साथ क्या जुड़े हैं? फैट और प्रोटीन, ठीक है। आगे आंसर है हमारा, रोल ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन इज टू एच, रोल ऑफ एंजाइम बताना रिएक्शन के अंदर, क्या परफॉर्मेंस है, क्या बताएंगे? रोल ऑफ एंजाइम का रिएक्शन के अंदर डिक्रीज क्या करेगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। हमने ये ग्राफ भी बनाया था कल वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये हमारा बना था प्रोडक्ट, और ये किसके अंदर था? यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पे क्या लिया गया था? पोटेंशियल एनर्जी लिया गया था, पोटेंशियल एनर्जी लिया गया था। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात हुई थी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी? विदाउट एंजाइम के होगी, और यहाँ पे कौन सी होगी? विद एंजाइम के होगी, विद एंजाइम के होगी। कौन सी? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी होगी कम होगी तो वहां पे एंजाइम होगा, ठीक है।
और यही बात पूछी गई थी कि एंजाइम का रोल बताना है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस एक्टिवेशन एनर्जी को इतने लेके आएगा और जल्दी से रिएक्शन को करवाएगा, फास्ट करेगा। आगे क्वेश्चन है, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, एक्सो मतलब बाहरी, जो स्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से होगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बताइए, नीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा, क्या इसके अंदर लिपोग्लाइकन्स होंगे या फिर केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोस्टियन सल्फेट होंगे या फिर डी ग्लूकोजामाइन होगा या फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन होगा। बताइए जल्दी से जल्दी, तो क्या होगा, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन, जिसको हम नैग भी बोलते हैं, उसी के पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा आर्थ्रोपोड के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट बताने हमने कोएंजाइम के हिसाब से, नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा होगा इसका आंसर, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कोई एंजाइम नहीं है, प्रोटीन कोएंजाइम नहीं होता क्योंकि नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है ये तो कोएंजाइम, तो न्यूक्लिक एसिड का भी कोई यहाँ पे महत्व नहीं होता, तो बचा कौन, विटामिन सी बचा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का तो कोई मतलब ही नहीं है कोएंजाइम बनने का, तो कौन बचा, विटामिन बचा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विच इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन बताना है आपने, कौन देगा यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन, टिपिकल एग्जांपल बताइए जल्दी से जल्दी। AIPMT 1996 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, साइनाइड एंड साइटोक्रोम रिएक्शन, सल्फा ड्रग एंड फोलिक एसिड सिंथेसाइजर बैक्टीरिया, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर रिएक्शन बिटवीन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड सक्सिनिक एसिड। तो क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से जल्दी, फीडबैक इनहिबिशन कौन देगा, टिपिकल, बताइए जल्दी से जल्दी, तो कौन होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज। पहले स्टेप में आता है हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोलिसिस के अंदर आएंगे ये, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होगा, 10 स्टेप की एक प्रोसेस चलती है, 10 स्टेप पे चलती है। पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, उसके अंदर फॉस्फेट को ऐड करवा दिया जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज द्वारा ये क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन देगा कि ग्लूकोज टूटी है या ग्लूकोज नहीं टूटी है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने जो बनाया शेड्यूल किस हिसाब से बनाया है, शेड्यूल पे पढ़ेंगे, डेली पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है पढ़ाई को लेके। ठीक है, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो दूसरे चैप्टर यानी कि कोई और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरे के पूरे नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको कंप्लीट हम करवा देंगे विद एन एक्सप्लेनेशन, विद एन आंसर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।